तो लूफी फाइनली अपने पीक यानी गियर 5 पे पहुंच चुका है और ये हम सब ने देखा भी। बट उसका ये पीक फॉर्म कितना ज्यादा चाइल्डिश और एब्सर्ड है हमने ये भी देखा। बट उसकी यही एब्सर्डिटी ना उसके वॉरियर ऑफ लिबरेशन होने का राज है। तो क्या है गियर 5 नीका, ये कितना पावरफुल है, कितना कूल है, आज हम सब इस डिटेलिंग में बात करेंगे। और इस वीडियो के बाद खास करके तुम गियर 5 को लेके हर एक डिटेलिंग के मास्टर बन जाओगे। तो मेरा नाम है प्रशांत एंड लेट्स हाजी में माशो। तो भैया एक नए जमाने के BS6 बाइक की तरह दूसरे, तीसरे और चौथे गियर को ठोंकने के बाद लूफी अब पहुंच चुका है अपने गियर 5 पे, यानी 5वें गियर पे। अब गियर 5 जो है वो गोमू गोमू नो मी का अवेकेंड फॉर्म है। अगर हम मांगा से ही अवेकनिंग की डेफिनेशन देखें तो काइडो लूफी को बताता है कि जो तुम अभी कर पा रहे हो उसे अवेकनिंग कहते हैं। और अवेकनिंग के बाद एक यूजर अपने डेविल फ्रूट के कंप्लीट पोटेंशियल को हार्नेस और यूज कर पाता है, यानी कि लूफी अब जाके अपने डेविल फ्रूट के कंप्लीट पोटेंशियल पर आया है। बट यहाँ पे काइडो की ही तरह हम सब भी एक बात नहीं समझ पाए। एक्चुअली वो ये है कि काइडो कहता भी है कि लूफी अपने पैरामीशिया फ्रूट की वजह से अपने सराउंडिंग को मैनिपुलेट कर पा रहा है। बट काइडो आगे कहता है मुझे इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये पैरामीशिया कम और एक जोवन फ्रूट के इफेक्ट को ज्यादा दिखा रहा है। और तभी ये रिवील किया जाता है कि गोमू गोमू नो मी एक पैरामीशिया नहीं बल्कि एक जोवन टाइप फ्रूट है जिसका ओरिजिनल नेम है हितो हितोनोमी, यानी ह्यूमन फ्रूट मॉडल नीका। यानी ये एक्चुअली एक मिथिकल जोवन फ्रूट है। अब एक मिथिकल जोवन फ्रूट बहुत ज्यादा रेयर होता है, यानी जितने भी टाइप के फ्रूट्स जो है ना, पैरामीशिया, लोगिया या फिर जोवन, उसमें भी मिथिकल जोन्स बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। तो वन पीस वर्ल्ड में कितने यूजर्स हैं मिथिकल जोन के, अगर उस पे एक लिस्ट वाली वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट में लिख देना। नाउ लूफी का जोवन फ्रूट उसे रबर के पावर्स का कंप्लीट एक्सेस देता है, और जिस तरह से रबर का कोई शेप और फॉर्म नहीं होता और वो जैसे चाहे वैसा बन सकता है, यही रीजन है कि इस फ्रूट के यूजर को वॉरियर ऑफ लिबरेशन यानी कि काइहुनो सेंशी कहा जाता है। इस फ्रूट का यूजर इतना फ्रीली लड़ सकता है कि वो मिड फाइट जो चाहे उस तरह के फीट्स परफॉर्म कर सकता है, एंड उसके प्रेजेंस में बस चारों ओर खुशियां ही फैलती है। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द मोस्ट रिडिकुलस पावर इन द वर्ल्ड। अब लूफी के फ्रूट की डिटेलिंग और गियर 5 का एक बेसिक डिस्क्रिप्शन तो हमने देख लिया, बट आओ अब इसके डेप्थ में कूदते हैं कि एक्चुअली ये एनहेंसमेंट यानी ये जो अवेकनिंग है वो किस तरह के पावर अप्स और एनहेंसमेंट्स लूफी को प्रोवाइड करवाती है। तो एक अवेकेंड जोन होने के नाते लूफी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है उसके स्ट्रेंथ, स्पीड और खास करके उसकी ड्यूरेबिलिटी को। गियर 5 में लूफी की फिजिकल प्रावेस तो इतनी जबरदस्त है ही कि वो काइडो से एकदम इक्वल फुटिंग पर लड़ ले। वहीं जब उसकी फाइट आगे लूची से होगी, जहां लूची इस बार अपने अवेकेंड जोन के साथ आएगा, तब लूफी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों के मामले में लूची को मैन हैंडल कर देता है। उस पूरे फाइट में लूफी सीरियसली लड़ता भी नहीं। वैसे एक क्विक रिमाइंडर दे दूं, जिन्हें लूची याद नहीं कि ये कौन है, तो ये वही बंदा है जिससे लूफी एनीस लॉबी में लड़ा था। अरे वही चीता वाला बंदा। और हाँ भाई, क्या लेजेंडरी फाइट थी वो। बट वो दोबारा से आएगा, दोबारा से लूफी से लड़ेगा और दोबारा से पिटेगा। नाउ लूफी की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है गियर 5 में कि वो काइडो के बोलो ब्रेथ को भी सीधा एंड्योर कर सकता है। बस उसकी बॉडी ब्लैक हो जाती है, मजाकिया तौर पे ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद लूफी खुद ब खुद हील भी कर जाता है। वहीं लूफी के जो फिजिकल फीट्स हैं गियर 5 के, वो तो और भी ज्यादा एब्सर्ड है गाइस। यानी तुम लिटरली वहां पे थॉट डिफाइंग और फिजिक्स डिफाइंग फीट्स को भी देख लोगे। जैसे कि वो अपने पैरों को इतनी तेज चला सकता है कि वो बीच हवा में दौड़ सके, अपने पूरे बॉडी को इतनी तेज ट्विस्ट कर सकता है कि एक ड्रिल बन जाए। पैरामीशिया नेचर के साथ एक मिथिकल जोवन अवेकनिंग मिल जाने की वजह से लूफी अपने रबरी नेचर के इस लेवल पर चला जाता है कि मांगा में काइडो कहता भी है कि ये बंदा ऐसा लग रहा है कि किसी पिक्चर बुक से निकला हो। वहीं जब काइडो अपनी हस्सई कई यानी उसका जो वो क्लब है उससे लूफी को जब मारता है, तो लूफी की पूरी बॉडी उसके हस्सई कई पे बेंड हो जाती है और दोबारा से वो अपने शेप को रीगेन कर लेता है। यानी तुम कितना ज्यादा मेलेबिलिटी मिल रही है लूफी को, ये सोच सकते हो। वहीं गियर 5, गियर 3 और गियर 4 के कुछ टेक्निक्स को एनहांस कर देती है। जैसे तुम्हें बोन बलून और मसल बलून याद होगा जो लूफी गियर 3 और 4 में यूज करता था। हाँ, तो अब उन टेक्निक को यूज करने के लिए लूफी को हवा ब्लो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अब अपनी मर्जी से अपने बॉडी को एक्सपैंड कर सकता है, जिस वजह से लूफी की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी।
एंड यही रीजन है कि वो अपने बस एक हाथ से काइडो को उसके कासल से खींच कर निकाल दिया था। वहीं लूफी अपने कोर बॉडी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा बढ़ा सकता है कि वो काइडो के उतने बड़े शरीर वाले ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी उसे मैन हैंडल कर दे, जो कि हमने इस एपिसोड में देखा भी था। बट ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे देखना जब लूफी खुद ब खुद अपने शरीर को इतना बड़ा बना लेता है कि वो काइडो को एक स्किपिंग रोप की तरह यूज कर ले। पर ये सब तो हुई ज़ोन फ्रूट वाली खासियत। अब आते हैं इसके पैरामीशिया नेचर पे। लूफी एक अवेकेंड पैरामीशिया की तरह अपनी रबरी एबिलिटी को अपने सराउंडिंग्स में ट्रांसफर कर सकता है। जैसे कि एपिसोड में हमने देखा भी था कि लूफी की जो नीचे की जमीन थी वो एक्चुअली बाउंस कर रही थी, यानी वो भी रबर की तरह बिहेव कर रही थी। इनफैक्ट जब काइडो अपना बोलो ब्रेथ डायरेक्टली लूफी के ऊपर मारा था तो लूफी एक्चुअली जमीन को उधेड़ के इस तरह खड़ा कर दिया था और वो जमीन भी एक्चुअली रबर की तरह बिहेव करी थी। यानी जो बोलो ब्रेथ उस जमीन से टकराई थी वो जमीन ऐसे स्ट्रेच होता है और वापस से बोलो ब्रेथ को रिफ्लेक्ट कर देता है काइडो की ही तरफ। यानी एक पैरामीशिया अवेकनिंग की ही तरह लूफी जो है वो अपने रबरी नेचर को किसी भी टैंजिबल चीज में ट्रांसफर कर सकता है या उसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है उसी की तरह एक रबरी फॉर्म में। बट सिर्फ इतना ही नहीं, ये पावर और भी एब्सर्ड है। लूफी ये चेंजेस सिर्फ नॉन लिविंग नहीं बल्कि ऑर्गेनिक बींग्स पर भी कर सकता है, और ये तब होता है जब काइडो लूफी को निगल जाता है। तब लूफी अंदर से काइडो के बॉडी को इन्फ्लेट करने लग जाता है। काइडो भी समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि लूफी इलास्टिक है, मैं नहीं। वहीं लूफी इनटेंजिबल चीजों को भी ट्रांसफॉर्म करके पकड़ सकता है, जैसे कि लाइटनिंग। हाँ जी, यानी अब अगर गॉड एनेरू वापस आया तो बहुत मार खाएगा। बट इतने सारे एनहेंसमेंट के साथ साथ गियर 5 के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि गियर 5 लूफी को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट करती है। यानी कि गियर 5 में बने रहने की वजह से लूफी का बहुत ज्यादा एनर्जी जलता है, और जब वो गियर 5 से वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो कुछ देर के लिए बुढ़ा बन जाता है, जो कि आपने एपिसोड में भी देखा होगा या शायद मांगा में। वो तो हम आपको वीडियो में दिखा ही रहे। खैर, उसके साथ साथ लूफी वापस से अपने गियर 5 वाले फॉर्म में स्विच कर सकता है, बस अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करके। यानी कि मान लो वो इंसान बन चुका है, यानी वापस अपने बेस फॉर्म में आ चुका है, तो अगर वो किसी तरह से कंसंट्रेट करके या फोर्स लगा के अपने हार्ट बीट को दोबारा से ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की तरह बना दे तो वो तुरंत सीधे अपने बेस फॉर्म से गियर 5 में चेंज कर जाएगा। यानी कि उसे 2, 3, 4 भी जाने की जरूरत नहीं है, सीधा। और दूसरा चीज, एक और सबसे बेस्ट बात जो गियर 5 की है, वो काइडो ने भी एपिसोड में बताया था कि इसका जो ये फॉर्म है लूफी का गियर 5 वाला, ये कंटिन्यूअसली कॉन्करर्स हाकी में कवर रहता है। तुम सोच सकते हो, कॉन्करर्स हाकी को कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड रखना ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा। एंड इनफैक्ट जब लूफी लड़ना स्टार्ट करता है तब वो कंटिन्यूअसली आर्मामेंट हाकी और कॉन्करर्स हाकी दोनों एक्टिवेट करके रख सकता है अपने इसी गियर 5 वाले फॉर्म में। वहीं सभी गियर्स की तरह गियर 5 में भी कई सारे मूव्स हैं, जैसे गोमू गोमू नो फ्यूजन, गोमू गोमू नो जिगांतो, गोमू गोमू नो बजरंग गन, गोमू गोमू नो मोगुरा पिस्टल, गोमू गोमू नो डॉन विप और गोमू गोमू नो डॉन रॉकेट। बट हमारा कंसर्न तो गोमू गोमू नो बजरंग गन है गाइस। ये वही मूव है जो कि एक फाइनल डिसिसिव ब्लो बना था लूफी और काइडो के बैटल का। अब एक्चुअली होता ये है कि कई देर तक काइडो जो है वो लड़ के परेशान हो जाता है, परेशान कि एक्चुअली इरिटेट हो जाता है। तो वो सोचता है ना, बस इसका नौटंकी बहुत हुआ, अब मैं एक ऐसा ब्लो मारूंगा जो कि उसके अटैक को सीधे पिघला के रख देगा। अब लूफी जो है वो खुद को आसमान की तरफ लॉन्च कर चुका होता है, और ये सारी लड़ाई जो है ना वो ओनिगाशिमा के ऊपर हो रही होती है। अब काइडो जो है वो अपने सेरियू वाले फॉर्म में आसमान की तरफ पॉइंट करके अपना फाइनल अटैक तैयार करता है, यानी ब्लेजिंग बागुआ। अब उसके अगेंस्ट में लूफी का बस हमें हाथ नजर आता है, और वो इतना बड़ा होता है कि पूरे ओनिगाशिमा को कवर कर दे, और वो लिपटा होता है एडवांस्ड आर्मामेंट हाकी से और साथ ही कॉन्करर्स हाकी से। पर काइडो बोलता भी है कि तुम्हारा ये अटैक मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता मुगीवारा, क्योंकि मैं तुम्हारे अटैक को सीधा पिघला दूंगा। लूफी कहता है मैं तुझे मारने भी थोड़ी वाला हूँ, मेरा जो ये अटैक है वो बस तुझे थोड़ी दूर से हिट करेगा। यानी अगर आपको एडवांस्ड आर्मामेंट हाकी के रूल्स याद हैं तो आपको पता होगा कि एक टाइप की आर्मामेंट हाकी ऐसी होती है जहाँ पे आप बिना कॉन्टैक्ट किए अपने ओपोनेंट को मार सकते हो, और यही है अपना गोमू गोमू नो बजरंग गन। यानी जब हाथ का साइज एक शहर के इतना बड़ा हो जाए, साथ में एडवांस्ड आर्मामेंट हाकी और कॉन्करर्स हाकी को मिला के
जब एक पंच मारा जाता है तो काइडो का सीधा सींग भी टूटता है और उसके साथ साथ वो परमानेंटली नॉकआउट हो जाता है इस पूरे बैटल से। तो कह सकते हो गाइस कि करेंटली गोमू गोमू नो बजरंगन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मूव ऑफ मंकी डी लूफी। तो ये है अपना गियर 5 नीका और उसकी सारी डिटेलिंग गाइस एनीमे से लेके मांगा तक। तो ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। बट इस एपिसोड में गियर 5 और नीका के साथ साथ एक नाम और है जो बहुत बार लिया गया और वो है जॉय बॉय का। अब कौन है ये जॉय बॉय, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और ये 800 साल बाद वापस कैसे आ रहा है? अगर जॉय बॉय के ऊपर हर एक डिटेलिंग वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना और हमारे इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक भी पहुंचवा दो गाइस, तो हम इस पे वीडियो जरूर लाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल एनिमेज 14 को, क्योंकि हम सब हैं एनिमेज 14। पीस।